गुड डे ऑल ऑफ यू। मैं महेंद्र सिंह आर्या, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बीए और बीए बीएड प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक मनु की 8वीं क्लास, जिसमें हम मनु की राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मनु राजकोष और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य का संगठन या राज्य किससे बना है, पता है आपको? राज्य के 4 अनिवार्य तत्व पहले भी मैंने एक क्लास में बताए थे। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, पहला तत्व क्या था? निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। राज्य के अनिवार्य तत्व जिससे राज्य का निर्माण होता है। तो मनु कहता है कि राज्य का संगठन, संचालन और समृद्धि के लिए कोष की महती आवश्यकता होती है। बिना कोष में, बिना खजाने, बिना रुपये पैसों के राज्य का संचालन नहीं हो सकता। अतः मनु के द्वारा राजकोष या राज्य की आय के प्रमुख साधन है। राज्य के राजस्व प्राप्ति के लिए क्या साधन होता है? टैक्स या कर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर, इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। पहला जो आय का साधन बताया उन्होंने, विभिन्न प्रकार के कर थे। उनमें पहला था बलि। बलि मतलब विभिन्न प्रकार के कर। दूसरा शुल्क, बाजार या हाट में व्यापारियों द्वारा बिक्री को लाई गई वस्तुओं पर चुंगी। मतलब हाट बाजार होते थे पुराने समय में, तो हाट बाजार पे जो विक्रेताओं द्वारा जो चीजें लाई गई, जो वस्तुएं लाई गई, जो सामान लाया गया था, उन पर जो टैक्स लगाया गया था या चुंगी लगाई गई थी या कर लगाया गया था, उसके बारे में, जिसे क्या नाम दिया, उसे शुल्क। और तीसरा दंड कर। दंड कर मतलब जुर्माना, है ना, जैसे पैसे देके छोड़ना, उसे क्या बोलते हैं? दंड कर या जुर्माना। इनमें प्रथम कर की व्यवस्था ही महत्वपूर्ण साधन है। मतलब बलि, इनमें जो पहला कर है क्या है? बलि। बलि महत्वपूर्ण कर है। बलि मतलब वस्तुओं पे कर, सेवा कर, दवाइयों पे कर, खरीद पे कर, है ना, पशुपालन पे कर, कृषि कार्य पे कर। मतलब ये चीजें क्या है, इनको क्या नाम दिया? विभिन्न प्रकार के कर, उन्हें क्या नाम दिया? बलि। दूसरे प्रकार का जो कर था, टैक्स था, उसका नाम था शुल्क। और तीसरे प्रकार का जो कर था, उसका नाम था दंड कर। अतः मनु ने इसकी कुछ विस्तार के साथ विवेचना की है। नेक्स्ट पॉइंट, मनु का राजनीतिक अर्थशास्त्र। नेक्स्ट पॉइंट है मनु का राजनीतिक अर्थशास्त्र। मनु इसके बारे में क्या कहता है? मनुस्मृति में राजनीतिक अर्थशास्त्र पर भी विचार मिलते हैं। मनु के आर्थिक विचार इस बात से शुरू होते हैं कि राजा को बगुले की तरह चिंतन करना चाहिए। बगुले की तरह चिंतन मतलब, आपने कभी सरोवर, तालाब, बांध या पानी जहाँ होता है वहाँ पर बगुलों को देखा है, जहाँ पर मछलियाँ होती है? बगुला एक टांग पर खड़ा होकर, एक आंख बंद कर कर जैसे भक्ति करता है, और मछली आती है, लपक कर उस मछली को पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार राज्य को भी बगुलों के समान चिंतन करना चाहिए। मनु का विचार है कि राजा को राज्य संचालन के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब राजा राज्य का संचालन जब कैसे करेगा? जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन या समुचित मात्रा में धन होगा। बिना धन के राज्य का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन के बिना वह प्रशासन नहीं चला सकता है। इसलिए मनु मनु ने करों की व्यवस्था की है। मनु के अनुसार राज्य को भी कर भी कम लगाना चाहिए। ठीक है, राज्य को कर कम लगाना चाहिए। इसके बारे में मनु का एक कोटेशन आपने पहले पढ़ा है, जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी, जो क्या करता है? रक्त का सेवन। बछड़ा क्या करता है? दूध का सेवन। और मधुमक्खी क्या करती है? मधु या शहद का सेवन करती है। थोड़ा थोड़ा कर कर राजा को भी थोड़ा थोड़ा ही वार्षिक या
वार्षिक को क्या कहते हैं, टैक्स या कर एकत्रित करना चाहिए। अगर कर का अधिक भार जनता पर या प्रजा पर लगाया जाएगा तो प्रजा राज्य का विनाश कर देगी और राजा खुद का भी विनाश कर लेगा। मनु ने राज्य को निम्नलिखित प्रकार से के कर लगाने के लिए कहा है। ये है बलि, शुल्क और दंड। बलि एक विशेष प्रकार का कर होता है जो भूमिपतियों पर लगाया जाता है। यह जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार था शुल्क, वह कर कहलाता है जो व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे मैंने हाट बाजार वाला बताया था, सभी प्रकार के कर। इसे हम चुंगी जैसा मानते हैं। पहले आपने शायद आप जिस स्टैंडर्ड स्तर पे पढ़ रहे हैं तो आपका जन्म अगर देखा जाए तो सन 2000 के आसपास ही होगा। तो सन 2000 से पहले जो व्यवस्था थी, आज तो जगह जगह पर हाईवेज पर, राजमार्गों पर टोल टैक्स लगे होते। पहले शहरों में प्रवेश करने के लिए चुंगी नाके होते थे, जगह जगह पर चुंगी नाके होते थे। वहाँ पर जो भी वाहन आते थे उन पर शहरों में प्रवेश पर चुंगी या कर लगाया जाता था, उसे क्या कहते थे, चुंगी। और जो स्थान वहाँ पर उपलब्ध होता था उसे क्या ना कहा जाता था, चुंगी नाका। तो शुल्क क्या है, एक प्रकार का चुंगी जैसा ही है। नेक्स्ट जो इसका तीसरा प्रकार है दंड। दंड जिसे जुर्माना भी कह सकते हैं। दंड में राजा या उसके अधिकारियों द्वारा अपराध पर लगाए गए जुर्माने सम्मिलित थे। दंड क्या था, राजा या उसके अधिकारी, राजा या जो राजा द्वारा मनोनीत न्यायाधीश या अधिकारी, जज, उसके द्वारा अपराध, जो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस पर लगाए गए जुर्माने सम्मिलित थे। मनु ने राजकोष में अवश्य जमा मनु के राजकोष में अवश्य जमा कराने चाहिए और उसका उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। जो जुर्माने, शुल्क और बलि द्वारा जो भी पैसा आता है राजस्व में, तो उसका प्रयोग किया किस काम किसे के लिए लेना चाहिए, राजा को जन कल्याण के लिए। जो मनु भाग उस कर को कहते हैं जो मनु के अनुसार भूपतियों से भूमि कर के रूप में राजा लेता है। आजकल इसे लगान कहते हैं। और एक और होता है कर का एक प्रकार और है भाग। भाग मतलब एक छोटा सा पार्ट, पार्ट का इंग्लिश वर्जन है पार्ट। पार्ट मतलब एक छोटा सा भाग, जो भूमिपति जो भूमि के मालिक होते हैं तो उन पर एक थोड़ा सा जो कर लगाया जाता है। और आज भी वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि करते हैं, उनके जिनके पास ज़मीन है 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा, तो उनकी ज़मीन के क्षेत्रफल के अनुसार आज भी गाँवों में पटवार भवन से लगान जिसे वर्तमान में आप ग्रामीण क्षेत्रों में हासिल के नाम से जानते हैं, हासिल या लगान चुकाया जाता है। वर्तमान में भी है कि सरकार को कुछ छोटा सा भाग, जिनमें 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक कर लगाया जाता है। यह उपज का 1/4 तक लिया जा सकता है। लगान प्राचीन समय में लगान, अगर आपने 1/4 का मतलब अगर आपने 1 क्विंटल या 1 टन अनाज पैदा किया है तो 250 किलो तक उस पर कर लगाया जा सकता था। इसके अलावा मनु स्मृति में तट का मतलब होता है बंदरगाह, है ना। तो बंदरगाह पे जो नाव आते हैं या यात्री आते हैं या कोई सामान आता है तो उस पर जो कर लगता है उसे कहते हैं तट कर। राजपथ मतलब हाईवेज या राजमार्गों पर लगने वाला कर, जिसे आप टोल टैक्स कह सकते हैं। पशु कर मतलब पशु के खरीद और बेचान पर लगने वाला कर, पशु कर। शिल्प कर मतलब किसी चीज, शिल्प मतलब क्रिएटिविटी, आपने कोई अच्छी रचनात्मक चीजें बनाई है, जिसका निर्माण किया है, उस पर भी कर लगता है, जिसे मनु ने शिल्प कर का नाम दिया है। इस प्रकार मनु ने इन करों का वर्णन किया है। तट कर नदी नालों पर भी लगता था, परंतु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थी और सन्यासियों को कर से मुक्त रखा गया था। ध्यान रखिए किन किन को रखा, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थी और सन्यासी, इनको कर से मुक्त रखा गया। तो अब आप मुझे बताइए, तो कर किस में लगा, ब्रह्मचारियों पर नहीं लगा,
वानप्रस्थ पे नहीं लगा, सन्यासियों पे नहीं लगा, तो कर किस पे लगा? गृहस्थ आश्रम पर, जो गृहस्थी थे उन पर ये कर लगाया गया। राजपथ कर उन व्यक्तियों पर लगता था जो राजमार्ग का किसी न किसी रूप में प्रयोग करते थे। आज भी राजमार्ग पर कर लगता है, जिसे आप टोल टैक्स के रूप में हाईवेज पर देते हैं, है ना। तो राजपथ राजमार्ग पर किसी न किसी रूप से उपयोग करते थे, उन पर राजकर लगता था। पशु कर पशुओं पर लगाया जाता था। मनुस्मृति में उत्पादन कर भी का भी वर्णन आता है। मनुस्मृति में उत्पादन कर, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्ट करते हैं तो उस पर भी उत्पादन कर लगता है। आगे कोटेशन में मनु कहते हैं, कर ने लेने से राजा की और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत होता है। मनु कह रहा है, अगर राजा कर नहीं लेगा तो उनको राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होगी? वो अपने लोक कल्याण या प्रजा की सेवा कैसे करेगा, रक्षा कैसे करेगा, लोक कल्याण कैसे करेगा? अगर राजा कर नहीं लेगा तो ये स्थिति बनेगी। और अगर राजा ज्यादा कर लेने लग गया, ठीक है, प्रजा से अगर ज्यादा कर लेने लग गया तो राजा वहां पर प्रजा का विनाश हो जाएगा। मतलब कर नहीं लेगा तो राजा का विनाश, और ज्यादा कर लेगा तो प्रजा का विनाश। अतः राजा के द्वारा प्रजा से कर वसूल करने की कार्य का निर्धारण सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार ये सिद्धांत इस प्रकार है। तो मनु ने राजा को कर किस प्रकार से लेना चाहिए उसके कुछ सिद्धांत बताए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु ने जो सिद्धांत बताए उसमें पहला सिद्धांत है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु के अनुसार कर लेने का उद्देश्य और आधार प्रजा का रक्षण है। मतलब मनु ने बताया है कि राजा कर लेता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रजा रक्षण। अतः राजा के द्वारा कर लेने के बदले प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। अगर राजा आपसे या प्रजा से कर ले रहा है तो उसका भी ये कर्तव्य दायित्व बनता है, मतलब राजा का ये कर्तव्य दायित्व बनता है कि वह प्रजा के जीवन की रक्षा और संपत्ति की रक्षा करें। और कर भी इसी दृष्टि से लिए जाने चाहिए। इसमें यह भाव निहित है कि यदि राजा प्रजाजन की रक्षा करने में असमर्थ हो तो वे प्रजाजन से कोई कर लेने का उसे कोई प्रजाजन से कोई कर लेने का अधिकार नहीं है। अगर राजा की सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वे प्रजा की रक्षा करे या प्रजा की रक्षा करने में वे असमर्थ हो तो उसे प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, लाभ पर कर का सिद्धांत। जो मनु ने कर के जो सिद्धांत बताए, टैक्स किस आधार पर लेनी चाहिए या टैक्स के सिद्धांत क्या है, उस पर दूसरा पॉइंट था लाभ पर कर का सिद्धांत। इसका आशय ये है कि किसी व्यवसाय में सभी प्रकार के व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार मनु का विचार है कि मूलधन एवं व्यवसाय संबंधी कार्यों में लगे हुए धन को कर मुक्त रखा जाना चाहिए। मनु क्या कह रहा है कि अगर जो आपने व्यवसाय में इनकम लगाई है और सभी खर्च निकालने के बाद जो शुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लगाना चाहिए। जैसे आपने कोई बिजनेस कर लिया, बड़ा प्रोडक्ट खोल लिया, तो उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऐसा नहीं उन खर्चों पर कर लगा दे राजा। तो खर्चों पर करने लगाकर जो लाभ होता है और लाभ पर ही कर लगा रह जाना चाहिए। और मूलधन और व्यवसाय संबंधी कार्यों में लगे हुए धन, मतलब उस बिजनेस या उस व्यवसाय में जो धन लगाया गया है और उसमें अतिरिक्त खर्चे आ रहे हैं उन पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। राष्ट्रीय योजना सिद्धांत मनु के अनुसार राजा के लिए यह जरूरी है कि उसके कारण राष्ट्र को संपन्न बनाने के हेतु राष्ट्रीय योजना को दृष्टि में रखते हुए ही कर लगाने चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें कि अगर कोई राष्ट्र के अंदर, समाज के अंदर कोई महामारी, कोई विनाश, युद्ध, ऐसी स्थिति आ जाती है तो सरकार क्या करती है, अपने राजकोष को भरने के लिए
विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उन पर टैक्स लगा देती है। जैसे वर्तमान में देखिए आप, पेट्रोल के भाव बढ़ना, है ना, आवश्यक वस्तुओं के सामान जैसे तेल, खाद्य पदार्थों के सामान के भाव बढ़ना, तो ये क्या है, उन पर सरकार विशेष प्रकार का टैक्स लगा देती है, जिससे राजकोष की भरपाई की जाती है, जिससे राष्ट्रीय योजना मतलब राष्ट्र को भी मद्देनजर रखा जाता है। चौथा पॉइंट, व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। राजा के द्वारा प्रजाजन से कर इस प्रकार वसूल किए जाने चाहिए कि कर देने में प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं हो। मनु के अनुसार जिस प्रकार जोक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़े थोड़े अपने खाद्य पदार्थ क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक ग्रहण करना चाहिए। व्यथा मुक्ति का सिद्धांत बताया है मनु ने। उसके अंदर मनु क्या कह रहा है कि राजा के द्वारा प्रजाजन से इस प्रकार कर वसूल करना चाहिए कि प्रजा को कर देने में कोई कष्ट नहीं हो, है ना। अगर प्रजा कष्ट में है तो राजा अपने सामर्थ्य या शक्ति का प्रयोग करने में कामयाब नहीं है। तो उस प्रकार मनु ने मनुस्मृति में एक कर के बारे में बताया, और मैं इन्हें वापस रिपीट कर रहा हूँ कि उदाहरण देते हुए बताया, जिस प्रकार जोंक का क्या काम है, मानव रक्त या किसी प्रकार का रक्त का ग्रहण करना, है ना, थोड़ा थोड़ा। बछड़ा क्या करता है, गाय का दूध पीता है। मधुमक्खी क्या करती है, शहद का सेवन करती है ना। तो इसी प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा अपना खाद्य पदार्थ रक्त, दूध और मधु का सेवन करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक या कर या टैक्स लेना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में अगर प्रजा से टैक्स लेगा तो प्रजा दुख में और राजा का विनाश का कारण बनेगी। पांचवा पॉइंट है अधिक कर निषेध सिद्धांत। अधिक कर निषेध सिद्धांत मतलब राजा को अधिक कर नहीं लेना चाहिए। अधिक कर निषेध सिद्धांत में मनु कहता है, मनु इस बात के विरोधी है कि राजा प्रजाजन पर उसकी सामर्थ्य के बाहर कर लगावे। उनके अनुसार जो राजा मूर्खतावश अपने अधीन प्रजाजन से अधिक कर वसूल करता है, वह सब स्वयं अपना और अपने बंधु बांधवों का नाश करता है। मतलब जो राजा राज्य के अंदर अपनी प्रजा से ज्यादा कर लेता है तो वो क्या करेगा, खुद अपना और अपने प्रजाजनों और अपने संबंधियों का विनाश करेगा। वे स्वयं अपना और अपने बांधवों का नाश करता है। मनुस्मृति में करों की दरों के विषय में कुछ बातें कही गई है कि कर कितना लेना चाहिए, किनसे कर नहीं लेना चाहिए, किनसे कर लेना चाहिए और कितना कर लेना चाहिए। तो मनुस्मृति में कर के बारे में बातें कही हैं। व्यापारों से कर उनके सभी प्रकार के लाभ और व्यय को देखकर लिया जाना चाहिए। तो व्यापारियों से कर जो लिया जाए उनका लाभ और व्यय, खर्च कितना हो रहा है और शुद्ध लाभ कितना हो रहा है, उसके आधार पर ही राजा को कर लेना चाहिए। राजा को कर के रूप में पशु तथा स्वर्ण का 50वां भाग, मतलब क्या कह रहा है कि राजा को कर के रूप में पशु और तथा स्वर्ण पर 50वां भाग। 50वां भाग मतलब क्या हो गया, 2%। 50वां भाग क्या हो गया, 2%। किस पे, पशु और स्वर्ण पर 2% टैक्स, है ना। 50वां भाग क्या होगा कि बराबर कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 2% के बराबर होता है। और भूमि की श्रेष्ठता, उपजाऊपन एवं परिश्रम आदि का विचार धान्य का 6वां, 8वां और 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। मतलब इन्होंने अलग अलग प्रकार के कर को बताए जिसमें 6वां भाग, 8वां भाग और 12वां भाग ग्रहण करना चाहिए। वृक्ष, मांस, घी, गंध, औषधि, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बनी सभी वस्तुओं को 6वां भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए। मनु ने इन वस्तुओं को एक अलग कैटेगरी में रखते हुए कहा है कि इन कैटेगरी की जो वस्तुएं हैं उन पर 6ठे भाग का कर लेना चाहिए। राजा को चाहिए कि वे सब्जी आदि सामान्यतः वस्तु की खरीद और बिक्री से जाने वाली
साधारण व्यक्तियों से बहुत कम कर लें। मतलब जो व्यक्ति निम्न वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के व्यवसाय करते हैं, जिनमें सब्जी बेचने वाले, है ना, और जो इनकी खरीद बेचान करते हैं, साधारण व्यक्ति जो मजदूरी करते हैं, तो उनसे कम कर लिया जाना चाहिए, कम से कम टैक्स लिया जाना चाहिए। कारीगर, बढ़ई, बोझ ढोने वाले मजदूर आदि से राजा प्रतिमास एक दिन काम करावे। मतलब प्रतिमाह में एक दिन काम करवाना चाहिए उनसे, और एक कर के स्वरूप ये राशि ली जानी चाहिए। राजा को अंधे, जड़, पंगु और 70 वर्ष से अधिक बूढ़े व्यक्तियों से कर नहीं लेना चाहिए। तो मनु ने मनुस्मृति में क्या बताया कि जो व्यक्ति अंधे हैं, पागल हैं, विकलांग हैं और वृद्ध हैं, उन व्यक्तियों से राजा को कर नहीं लेना चाहिए। अब ये तो थी मनु की राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचार। अब जो आपका एक आईएमपी क्वेश्चन बनता है, जो बीए के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीए बीएड के विद्यार्थी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बीए और बीए बीएड दोनों की जो क्लासें हैं, उनमें बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है, दोनों पेपर बिल्कुल एज इट इज सेम सिलेबस चल रहा है दोनों का, और सेम जो पॉइंट्स हैं वो सभी सेम है। अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आएगा, 60 गुणी नीति, मनु की 60 गुणी नीति। परास्त संबंध के अंदर दो नीतियां आती है, 60 गुणी नीति और मंडल सिद्धांत। परास्त जो संबंधी जो विचार आएंगे मनु के, उनमें दो विचार कौन कौन से हैं, दो सिद्धांत कौन कौन से हैं, मंडल सिद्धांत और 60 गुणी नीति। जो मंडल सिद्धांत है, हम अगली क्लास जब होगी कौटिल्य की, कौटिल्य के अंदर हम मंडल सिद्धांत का विवेचन करेंगे, क्योंकि उन दोनों मनु, कौटिल्य और शुक्र तीनों में ही सप्तांग सिद्धांत है, तीनों में 60 गुणी नीति है और तीनों चैप्टर के अंदर मंडल सिद्धांत है। तो इस मंडल सिद्धांत को इस चैप्टर में नहीं पढ़कर हम अगले चैप्टर कौटिल्य में इसका अध्ययन करेंगे, मंडल सिद्धांत का। अब इसके आप, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि सरलता से कठिनता की ओर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट 60 गुणी नीति का अध्ययन करेंगे। 60 गुणी मतलब एक 60 गुण शब्द किससे बना है, संस्कृत शब्द से बना है। संस्कृत षड का अर्थ क्या होता है, 6 गुणों वाली नीति को 60 गुणी नीति के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसके अंदर अध्ययन पॉइंट में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 60 गुणी का आशय है 6 लक्षणों वाली नीति। इस नीति के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि राज्य द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में दूसरों राज्यों के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसी नीतियां, कैसे विचार, कैसे संबंध अपनाए। 60 गुणी नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण विचार करते हुए अलग राज्यों के साथ संबंध में इन 6 स्थितियों में अलग अलग विकल्पों का चयन करे। मतलब एक राजा को दूसरे मनु ने राजा को सलाह दी है, परामर्श दिया है कि वह अपने विवेकपूर्ण विचार करते हुए एक राज्य से अलग राज्य, अलग राष्ट्र से इन 6 स्थितियों में किसी भी विकल्प का प्रयोग करते हुए अपने राज्य का सुलभ संचालन करें। 60 गुणी नीति की जो 6 नीतियां या 6 लक्षण या 6 स्थितियां जो थी वो इस प्रकार से हैं। 6 नीतियों में सबसे पहली नीति आती है संधि, दूसरी आती है विग्रह जिसे युद्ध का नाम दिया है, तीसरा यान मतलब शत्रु पर वास्तविक आक्रमण, चौथा है आसन तटस्थता, पांचवा है द्विवेदी भाग, सेना को 2 भागों में बांटना, और लास्ट में है संश्रय, बलवान का आश्रय लेना। तो ये इनके शॉर्ट रूप तो मैं आपको बता दिए। संधि मतलब संधि का अर्थ क्या होता है, आप पढ़ते हैं ना सिंधी के अंदर, संधि का मतलब क्या होता है, आप विद्यालय क्या होता है, विद्या धन आलय, सिंधी करते हैं तो क्या होता है विद्यालय। मतलब संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है, वापस जैसे इसी उदाहरण को देते हैं, विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, विद्या प्लस आलय, विद्याधन आलय, तो क्या हो गया संधि विच्छेद।
संधि के अंदर तो कुछ चीजें जुड़ रही है आपस में, दो चीजें मिलकर एक जुड़ रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? संधि। और एक चीज से दो चीज बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? विग्रह, या तोड़ना। संधि, विग्रह। तीसरा यान, यान का मतलब शत्रु पर वास्तविक आक्रमण करना। चौथा जो बिंदु आएगा षाटगुणी नीति में, आसन। आसन मतलब तटस्थ रहना, किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। पांचवा है द्विविध भाग। द्विविध भाग मतलब दो भाव या सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध करना। और लास्ट में है संश्रय, मतलब बलवान का आश्रय लेना, बलवान राष्ट्र का आश्रय लेना। अब हम इन बिंदुओं को एक एक कर विस्तृत चर्चा करेंगे इन पर। जो षाटगुणी नीति में पहला बिंदु है संधि। संधि क्या होती है? मैंने शाब्दिक रूप में इसका अर्थ बताया। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, है ना। तो इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर क्या है? यदि राजा को ये संभावना लगे कि इस राज्य के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने पर तत्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे। राजा को ये लगे कि इस राज्य से संबंध स्थापित करने पर या इस राजा से मित्रता करने पर हमें तत्कालिक या बाद भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी, तो उसे संबंधित राज्य के साथ मैत्री या मित्रता कर लेनी चाहिए। इस मैत्री संबंध को ही मनु ने संधि का नाम दिया है। संधि मतलब जोड़ना, मतलब मित्रता करना, ठीक है। एक राजा से दूसरे राजा से मित्रता कर लेनी चाहिए, इसे संधि नाम दिया गया है। जिससे राजा को ये लगे कि इस राजा से मित्रता करने पर अभी वर्तमान में या भविष्य में लाभ होने वाला है, तो उस राजा से मित्रता या संधि कर लेनी चाहिए। मनु ने संधि के दो प्रकार बताए हैं। संधि के कितने प्रकार बताए? मित्रता के दो प्रकार। पहला है समान कर्मा। समान कर्मा का अर्थ होता है समान शक्तियों के बीच, मतलब एक राजा और दोनों राज्यों की शक्तियां या सामर्थ्य या पावर अगर समान है तो इन दोनों के बीच की जो संधि होगी उसे क्या नाम दिया है मनु ने? समान धर्मा। समान धर्मा का अर्थ संधि, समान धर्मा संधि का अर्थ समान शक्तियों के बीच संधि होना, समान धर्मा। और दूसरा है ए समान कर्मा संधि। ए समान कर्मा संधि का अर्थ है ए समान शक्तियों के बीच संधि, मतलब एक राजा तो निर्बल है और एक राजा शक्तिशाली है, तो इन दोनों के बीच में जो संधि होगी उसे क्या बोलेंगे? ए समान कर्मा संधि। इसके साथ साथ अब हम षाटगुण नीति का दूसरा बिंदु कौन सा है? विग्रह। विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने आपको? युद्ध। विग्रह मतलब तोड़ना भी हो सकता है और युद्ध, है ना। विग्रह का अर्थ है युद्ध। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यदि राजा को लगता है कि मैं इस राज्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा या उसको पीड़ित करना है, तो क्या करेगा राजा? उस पर युद्ध कर देगा। मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाए जबकि राज्य के सभी स्थितियां अनुकूल हो। मतलब मनु ने राजा को यह परामर्श सलाह दी है कि राजा को यह लगे कि अपनी सभी स्थितियां अनुकूल हैं, युद्ध करने की शक्ति है, सामर्थ्य है और समय है, तो उन्हें युद्ध करना चाहिए, बाकी युद्ध नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में विग्रह के दो भेद बताए गए हैं। मनुस्मृति में विग्रह के दो भेद मतलब दो प्रकार बताए गए हैं। शत्रु पक्ष की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विग्रह को अपनाया जाए, तो यह विग्रह का पहला रूप है। क्या कहा पहले रूप में? कि शत्रु की कमजोरियों का ज्ञान कर शत्रु पर विजय प्राप्त करना, है ना। शत्रु की क्या कमजोरी है तो उस कमजोरी का ध्यान रखते हुए अगर उसमें विजय प्राप्त कर ली जाती है तो वे क्या है? विग्रह का पहला रूप। विग्रह का दूसरा रूप है जिसमें मित्र पर किए गए आक्रमण के प्रतिकार में विग्रह को अपनाया जाता है। अगर किसी भी मित्र राष्ट्र पर, अगर एक राज्य के मित्र दूसरा मित्र राष्ट्र है उस पर अगर आक्रमण कर लिया जाए तो पहले राष्ट्र के द्वारा उस राज्य का सहयोग करते हुए दूसरे राज्य के साथ युद्ध करना, ये क्या है? विग्रह का दूसरा रूप है। तीसरा बिंदु है यान। षाटगुणी नीति में तीसरा बिंदु है यान। अब एक तो था
विग्रह, विग्रह मतलब युद्ध है, ठीक है, युद्ध मतलब आक्रमण। एक तो आक्रमण था विग्रह के अंदर जिसमें वास्तविक आक्रमण नहीं था, लेकिन जो यान शब्द है, यान में वास्तविक आक्रमण, उसमें तो विग्रह के अंदर डराना धमकाना होता है, ठीक है, कि हम युद्ध कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, लेकिन विग्रह के अंदर वास्तविक युद्ध होता है। तीसरा पॉइंट है यान, यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विग्रह और यान में मात्र स्तर का भेद है, यान विग्रह से कुछ आगे हैं, विजय की इच्छा से अथवा दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मतलब मनु कह रहा है कि विग्रह और यान में थोड़ा सा फर्क है, यान विग्रह से कुछ आगे, मतलब एक दो स्टेप आगे हैं, विजय की इच्छा प्राप्त करने से दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। मतलब वास्तविक आक्रमण करते हुए विजय प्राप्त करना यान कहलाता है। यान की स्थिति को तभी अपनाया जा सकता है जबकि राजा अपनी स्थिति को सुधर देखे तथा उसे ये विश्वास हो जाए कि शत्रु पक्ष निर्बल स्थिति में है। यदि राजा को लगता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मजबूत है मेरी राज्य की शक्तियाँ, तो और दूसरा राज्य निर्बल हो, तो उस समय अगर ये विजय प्राप्त करने की स्थिति रखता है तो ये स्थिति यान कहलाएगी। मनु ने यान के दो भेद बतलाए हैं। जब शत्रु को आपत्तिग्रस्त देखकर समर्थ राज्य अपने ही बलबूते पर आक्रमण करता है तो ये यान का प्रथम रूप है। मतलब राजा दूसरे राज्य को आपत्ति स्थिति में या संकट काल में देखता है तो वह राजा स्वयं खुद की बलबूते के आधार पर, खुद की शक्तियों के आधार पर ही अगर आक्रमण करता है तो ये क्या है, ज्ञान का प्रथम रूप। लेकिन जब आक्रमण करता राजा स्वयं समर्थ न हो और मित्रों की सहायता लेकर आक्रमण करे तो ये ज्ञान का दूसरा रूप है। यदि दूसरी परिस्थिति में राजा को ये लगे कि विपक्ष जो अपना दूसरा विरोधी राष्ट्र है वो संकट काल या आपत्ति में है, तो उसे युद्ध करना है, उसे विजय प्राप्त करनी है, तो वे अपने मित्रों के द्वारा सहायता लेकर भी युद्ध कर सकता है। तो मनु ने इस यान का ये दूसरा रूप बताया है। चौथा, षाटगुणी नीति में चौथा बिंदु है आसन। आसन का मतलब तटस्थ रहना, जैसे भारत की विदेश नीति है हस्तक्षेप वाली नीति, मतलब तटस्थ रहने वाली स्थिति कि वो किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ना एक राष्ट्र की बोलना, ना दूसरे राष्ट्रों की आलोचना करना। इसी प्रकार मनु ने जो चौथा बिंदु बताया है आसन। मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को नेव अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता की अपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। मतलब क्या कह रहा है, उदासीनता या तटस्थ रहना ही आसन है। आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है। आसन क्या है, अल्पकाल के लिए, मतलब दीर्घकालीन व्यवस्था नहीं है। इसे आप बहुत समय तक आप उदासीन या तटस्थ नहीं रह सकते, किसी के मामलों में कुछ न कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। आसन को अपनाने का उद्देश्य है शत्रु को शांत रखना तथा स्वयं अधिक शक्ति अर्जन करना। इसका आसन का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाना और शत्रु पक्ष को शांत रखना। मनु ने आसन के दो रूप बताए हैं। पहला, सेना या कोष के क्षीण होने, मतलब सेना या जो कोष है, खजाना है, वो अगर कम हो जाए तो उस पर अपनाया जाने वाला आसन है ना। अगर सेना अब लगता है कि अब राजा को लगता है कि मेरे राज्य की सेना कमजोर है या मेरा खजाना कमजोर है, तो उस समय अगर राजा चुप रहता है, तटस्थ रहता है, तो उस जो व्यवस्था वो है आसन का प्रथम रूप माना गया है। और जो दूसरा रूप है मित्रों के अनुरोध पर अपनाया गया आसन, मतलब राजा को अपने मित्र राष्ट्र के द्वारा, जो मित्र राष्ट्र कहें कि अब हमें युद्ध नहीं करना है या हमें तटस्थ रहना है, तो मित्रों के द्वारा अनुरोध पर जो किया गया अपनाया जाने वाला जो आसन है वो क्या है, आसन का दूसरा रूप। आगे के जो बिंदु हैं, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है द्विधि भाव।
द्विविध भाव के बारे में मैंने आपको क्या बताया? द्विविध भाव क्या होता है? सेना को दो भागों में बांटना, है ना। इसके अंदर मनु कहता है, द्विविध भाव की व्याख्या मनु ने कौटिल्य से भिन्न रूप में की है। मनु के अनुसार द्विविध भाव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु की रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति का एक स्वरूप है। द्विविध भाव क्या है? अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु से रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली एक रणनीति। मतलब जो राष्ट्र अपने से शक्तिशाली है तो उससे कैसे बचा जाए, उससे अपनी रक्षा कैसे की जाए, वो जो नीति है क्या कहलाती है? द्विविध भाव। मनु का राजा को परामर्श है कि यदि वह शत्रु को स्वयं से अधिक शक्तिशाली समझे तो वह अपनी सेना को दो भागों में बांट ले। मनु ने क्या कहा कि अगर राजा को लगता है कि जो विपक्ष की जो सेना है, अगली जो सेना है, विरोधी सेना है, वो अगर हमसे शक्तिशाली है तो उस राजा को क्या करना चाहिए कि अपनी सेना को दो भागों में बांट देना चाहिए। सेनापति के अधीन सेना का कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना के साथ रोके रखने का कार्य करें और शेष सेना साथ राजा के साथ दुर्ग या अन्य किसी स्थान पर सुरक्षित रहते हुए मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करें। पहले तो क्या करें? शत्रु सेना को दो भागों में बांट दें और एक सेना क्या करें? सेनापति के साथ, और दूसरी सेना राजा के साथ सुरक्षित स्थान पर रहकर सेना का अधिक शक्ति का अधिक संचय करे कि सेना को कैसे बढ़ाया जाए और उस राज्य के में से युद्ध कैसे किया जाए और कैसे विजय प्राप्त की जाए। अब लास्ट में षाडगुणी नीति का अंतिम बिंदु संश्रय। संश्रय का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होता है? आश्रय लेना। मनु कहता है, संश्रय का अर्थ बलवान का आश्रय लिए जाने से। आश्रय किससे लेना? बलवान राष्ट्र से। एक राज्य जो राष्ट्र कमजोर है बहुत, तो दूसरा राष्ट्र बलवान राष्ट्र से आश्रय लेना क्या कहलाता है? संश्रय। यदि राजा द्विविध भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा कर पाने में असमर्थ हो, यदि राजा द्विविध भाव की रणनीति अपनाकर भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। मनु क्या कह रहा है कि अगर संधि, विग्रह, आसन, यान सभी नीतियां अपनाकर अगर राजा युद्ध कर रहा है और उसे लग रहा है कि मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसे क्या करना चाहिए? उससे जो बलवान राजा है उसका आश्रय या उसकी शरण लेनी चाहिए। पर यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो। मतलब जिस राज्य का आपने आश्रय लिया है, ठीक है, तो वो शत्रु से शक्तिशाली, शत्रु पक्ष से शक्तिशाली हो और उसे अपना दोनों एक शक्तिशाली राष्ट्र का सहारा लेते हुए उस विपक्षी या विरोधी या शत्रु राष्ट्र का विनाश कर सके। इस प्रकार शक्तिशाली राष्ट्र का सहारा लेते हुए विपक्षी या विरोधियों का नाश करना। यदि आश्रय के लिए इतना बलवान राजा नहीं मिले तो सबल शत्रु का ही आश्रय लेना उचित है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि बलवान राज्य नहीं मिल रहा है तो बलवान शत्रु का भी सहारा लिया जा सकता है। मनु की यह षाडगुणी नीति यथार्थ तथा वास्तविक है। मनु की जो ये नीति है यथार्थ और वास्तविक है। ऐसी स्थिति वर्तमान में भी देखी जाती है ना। तो हर चीज साम दाम दंड भेद द्वारा राज्य को जीतने का प्रयास करता है। राजा तटस्थ भी रहने की कोशिश करता है, सभी नीतियों को अपनाता है। वर्तमान में भी ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। षाडगुणी नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम अधिक रूप में इसका आचरण करते रहते हैं। तो मनु ने भी ये कहा है कि सभी राज्य इन नीतियों का आचरण जरूर अवश्य रूप से करते हैं। तो ये थी अपनी षाडगुणी नीति। और मैं आपको संक्षेप में वापस एक बार रिपीट कर दूं, षाडगुणी नीति में 6 बिंदु हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, द्विविध भाव और संश्रय। अब इनके शाब्दिक अर्थ एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं।
क्योंकि ये बहुत IMP क्वेश्चन है BA और B.Ed दोनों विद्यार्थियों के लिए। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। विग्रह का अर्थ क्या होता है? युद्ध। विग्रह का युद्ध अर्थ क्या होता है? युद्ध, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं होता है ना, डराना धमकाना कि मैं युद्ध कर दूंगा, मैं युद्ध कर लूंगा, ये वाली स्थिति क्या कहलाती है? विग्रह। तीसरा आसन। आसन का अर्थ होता है तटस्थ रहना, उदासीन रहना, है ना। क्या है आसन का अर्थ? तटस्थ रहना या उदासीन रहना। जो व्यवस्था है उसे क्या नाम दिया गया है? आसन। चौथा है यान। यान का अर्थ क्या होता है? वास्तविक युद्ध, वास्तविक आक्रमण या वास्तविक युद्ध। विग्रह में वास्तविक युद्ध नहीं होता, लेकिन यान के अंदर वास्तविक युद्ध या वास्तविक आक्रमण। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट था द्विविध भाव। द्विविध भाव का अर्थ क्या है? सेना को दो भागों में बांटना। सेना को दो भागों में बांटकर एक सेना तो क्या करेगी? सेनापति के साथ रहेगी जो युद्ध करेगी, और दूसरी सेना क्या करेगी? राजा के साथ रहते हुए, राजा को सुरक्षित स्थान पर रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिक संचय करेगी। और लास्ट में जो पॉइंट है संश्रय। संश्रय मतलब आश्रय लेना। आश्रय किसका लेना? शक्तिशाली राजा का आश्रय लेते हुए शत्रुओं का नाश करना या शत्रु पर विजय प्राप्त करना। अगर शक्तिशाली राजा, मनु ने यह भी कहा कि यदि शक्तिशाली राजा मित्र पक्ष से ना हो तो शक्तिशाली शत्रु से भी आश्रय लेकर अन्य राष्ट्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगली क्लास हम पढ़ेंगे, उसमें आएगा जो प्रमुख जो बिंदु, छोटे छोटे बिंदु मैंने आपको बताए थे कि 4 उपाय, 4 नीतियां, है ना, 4 उपाय, 4 नीतियां, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, है ना, इंद्रिया, 4 पुरुषार्थ आदि। अब छोटे छोटे बिंदु हैं। और अब लास्ट 1-2 लेक्चर में ये आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा टॉपिक आपके इस सिलेबस में यही था, और सबसे ज़्यादा क्लासें इसी चैप्टर की चली, और आगे जो चैप्टर होंगे उनकी क्लासें थोड़ी कम होगी, क्योंकि इनमें इसी का ही संक्षिप्तीकरण मिलेगा आपको आगे। थैंक यू।